नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति में आए एक ऐसे ट्विस्ट की जो किसी वेब सीरीज के सीजन फिनाले से कम नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश ने अचानक स्क्रिप्ट बदल दी हो। पिछले साल आपने खबरों में जरूर सुना होगा कि नेपाल में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। लोग सड़कों पर उतर आए थे। काठमांडू से लेकर पोखरा और विराटनगर तक हर जगह गुस्सा ही गुस्सा। मुद्दे भी वही पुराने लेकिन दर्द असली। करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई और साल साल भर में बदलती सरकारें। नेपाल की राजनीति का हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रोज नया एडमिन बन जाता हो। आज एक पार्टी सरकार में, कल दूसरी पार्टी और परसों वही दोनों मिलकर तीसरी सरकार बना लेते थे। और इसी राजनीतिक ड्रामे के बीच अचानक एक नया चेहरा उभरता है, बालन शाह। नेपाल में लोग इन्हें प्यार से बालन कहते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई पारंपरिक नेता नहीं है। न ये सालों से राजनीति में थे, न इनके पास वो क्लासिक नेता वाला बैकग्राउंड था, बल्कि कहानी थोड़ी फिल्मी है। ये पहले रैपर थे, इंजीनियर थे और गानों के जरिए सिस्टम को खुलकर क्रिटिसाइज करते थे। अब सोचिए, जो इंसान पहले गानों में नेताओं को घेरता था, वही अचानक खुद राजनीति में एंट्री मारते। नेपाल में 2026 के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, उन्हें पूरे साउथ एशिया के सबसे ड्रामेटिक चुनावों में से एक कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार पारंपरिक पार्टियों को जोरदार झटका लगा है और एक नई पार्टी ने लगभग सुनामी ला दी है। यह पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। अब थोड़ा नेपाल की राजनीति का सिस्टम भी समझ लेते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम समझे मजा नहीं आएगा। नेपाल भी भारत की तरह एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब यहां भी प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं और राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं। नेपाल की संसद में कुल 275 सदस्य होते हैं, लेकिन यहां चुनाव का तरीका थोड़ा अलग है। 165 सीटों पर डायरेक्ट चुनाव होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में लोकसभा चुनाव होते हैं। यानी जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। लेकिन बाकी 110 सीटें एक अलग सिस्टम से मिलती हैं, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले, उसी हिसाब से सीटें मिल जाती हैं। अब सुनने में यह सिस्टम बड़ा लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अक्सर किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता और फिर शुरू होता है गठबंधन का खेल। और दोस्तों, यही नेपाल की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी रही है। 2008 में जब नेपाल में राजशाही खत्म हुई और देश रिपब्लिक बना, तब से लेकर 2025 तक हालात ऐसे रहे कि एक भी प्रधानमंत्री पूरे 5 साल नहीं टिक पाया। कभी 1 साल, कभी 8 महीने, कभी 6 महीने। अगर आप गिनती करें तो 2008 से 2025 के बीच नेपाल में 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। लेकिन 2026 के चुनाव ने इस पूरी कहानी को पलट दिया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेपाल में एक मजबूत बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है बालन शाह। अब सवाल यही आता है कि आखिर बालन शाह हैं कौन, जिनकी वजह से नेपाल की पूरी राजनीति हिल गई। देखिए, आमतौर पर साउथ एशिया में नेता बनने का एक ट्रेडिशनल रास्ता होता है। पहले छात्र राजनीति, फिर पार्टी में सालों तक पोस्टर चिपकाना, फिर किसी बड़े नेता के साथ फोटो खिंचवाना, फिर धीरे धीरे टिकट मिलना और तब जाकर राजनीति में एंट्री मिलती है। लेकिन बालन शाह की कहानी बिल्कुल अलग है। यह बंदा सीधे सिस्टम के बाहर से आया है। इनका जन्म 1990 में हुआ था। प्रोफेशन से ये एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, यानी इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी है और असल में बिल्डिंग्स डिजाइन करने का काम करते थे। लेकिन इसके साथ साथ इनकी एक और पहचान थी, ये नेपाल के काफी पॉपुलर रैपर भी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि रैपर और राजनीति, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल में इन्हीं के गानों ने इन्हें पॉपुलर बनाया। इनके रैप सॉन्ग्स में अक्सर करप्शन, पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात होती थी। यानी जो बातें आम लोग चाय की दुकान पर करते हैं, वही बातें ये माइक लेकर गानों में बोल देते थे। और यही वजह थी कि नेपाल के अर्बन यूथ और स्टूडेंट्स के बीच बालन शाह धीरे धीरे एक आवाज बनते चले गए। अब असली ट्विस्ट आता है 2022 में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मेयर का चुनाव हो रहा था। आमतौर पर ऐसे चुनाव बड़े बड़े राजनीतिक दल जीतते हैं,
लेकिन बालन शाह ने फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। अब जरा सोचिए, एक रैपर जिसके पीछे कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई बड़ा राजनीतिक नेटवर्क नहीं, और सामने देश की पुरानी पार्टियों के उम्मीदवार। लोगों को लगा था कि यह बस एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। बालन शाह ने चुनाव जीत लिया, और उन्होंने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि नेपाल की दो बड़ी पार्टियों, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के उम्मीदवारों को हरा दिया। यहीं से बालन शाह की इमेज बननी शुरू हुई, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर की। अब मेयर बनने के बाद भी लोगों को लगा था कि शायद ये भी बाकी नेताओं की तरह धीरे धीरे सिस्टम में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन यहां भी कहानी थोड़ी अलग निकली। काठमांडू में आते ही बालन शाह ने कई ऐसे फैसले लिए जो काफी चर्चा में रहे। उन्होंने शहर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू कर दी, कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स के हिस्से तोड़ दिए गए, वेस्ट मैनेजमेंट सुधारने की कोशिश की गई, और सबसे खास म्युनिसिपल सर्विसेज को तेजी से डिजिटल बनाने की शुरुआत की गई। अब जब सरकारी काम ऑनलाइन होने लगते हैं तो एक चीज अपने आप कम हो जाती है, चाय पानी वाली फीस, यानी आम भाषा में कहें तो करप्शन कम होने लगता है। यही वजह थी कि धीरे धीरे बालन शाह की इमेज एक काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर की बनने लगी। अब इसी बीच नेपाल में 2025 के दौरान बड़ा राजनीतिक संकट शुरू हो गया। करप्शन के आरोप, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इन प्रोटेस्ट्स का असर इतना ज्यादा था कि उस समय के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। हालात संभालने के लिए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने एक इंटरिम व्यवस्था बनाई और घोषणा की कि 6 महीने के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे। और यहीं से नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि इस बार चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं था, यह चुनाव था पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच। और इस नए सिस्टम का चेहरा बन चुके थे बालन शाह। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि यहां सवाल उठता है, अगर बालन शाह ने खुद पार्टी नहीं बनाई थी तो फिर वो किसके साथ चुनाव लड़ रहे थे? दरअसल नेपाल में एक नई पार्टी उभरी थी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP। इस पार्टी को 2022 में एक जर्नलिस्ट रवि लामिछाने ने शुरू किया था। अब यह पार्टी बाकी पार्टियों से थोड़ी अलग थी। यहां बड़े बड़े पुराने नेता नहीं थे, न ही दशकों से चल रही राजनीतिक लॉबी, बल्कि इसका फोकस था एंटी करप्शन, गवर्नेंस रिफॉर्म, डिजिटल गवर्नमेंट और यूथ लीडरशिप। सीधे शब्दों में कहें तो इनका मैसेज था, पुराने नेताओं ने बहुत राजनीति कर ली, अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। लेकिन असली गेम तब बदला जब 2025 के आखिर में बालन शाह इस पार्टी में शामिल हो गए। बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। जैसे ही बालन शाह RSP में आए, पार्टी को अचानक जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिलने लगी। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी पहले से ही बहुत मजबूत थी। टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए वो लाखों युवा वोटर्स तक पहुंच रहे थे, और नेपाल में युवाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। करीब 40% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा युवा वर्ग किसी एक चेहरे के पीछे खड़ा हो जाए तो चुनाव में क्या होगा? यही हुआ 2026 के चुनाव में। नेपाल की पारंपरिक पार्टियां नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर सालों से राजनीति चला रही थी, लेकिन जनता का भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। कभी कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ आ जाते थे, कभी लेफ्ट पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती थी। अगर इसे थोड़ा मजेदार तरीके से समझें तो नेपाल की राजनीति कुछ ऐसी हो गई थी जैसे IPL की टीमें। आज ये प्लेयर इस टीम में, कल दूसरी टीम में। और इसी निराशा के बीच लोगों को एक नया विकल्प दिखा, RSP और बालन शाह। अब जब 2026 के चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि ट्रेंड साफ दिखा रहा था कि RSP को जबरदस्त जीत मिल रही है। यहां तक कि कई सीटों पर बड़े बड़े नेताओं की हार हो गई। सबसे बड़ा झटका लगा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को। एक सीट पर उनके खिलाफ खुद बालन शाह खड़े थे, और रिजल्ट
ऐसा आया कि ओली को करीब 18,700 वोट मिले, जबकि बालन शाह को 68,000 से ज्यादा वोट। मतलब ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक सुनामी थी। नेपाल में पहली बार ऐसा लग रहा था कि एक नई पार्टी 2/3 बहुमत के करीब पहुंच सकती है। और यही वजह है कि इस चुनाव को जनरेशनल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जा रहा है। यानी नेपाल में सिर्फ सरकार नहीं बदल रही, बल्कि पूरी राजनीतिक पीढ़ी बदल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली चुनौती शुरू होती है। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन पूरे देश को चलाना बिल्कुल अलग खेल होता है। नेपाल के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, और सबसे बड़ा सवाल, भारत और चीन के बीच बैलेंस कैसे बनाए रखा जाएगा। और यही वह हिस्सा है जो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नेपाल की राजनीति का असर सीधे भारत की सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति पर पड़ता है। तो आखिर भारत इस पूरे बदलाव को इतनी ध्यान से क्यों देख रहा है? तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि कैसे बालन शाह और उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या यह जीत लंबे समय तक टिक पाएगी? देखिए, जब आप विपक्ष में होते हो तो हर समस्या का समाधान आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हो, तभी असली रियलिटी चेक शुरू हो जाता है। नेपाल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सबसे पहली चुनौती है लोगों की उम्मीदें। जब किसी नेता को इतना बड़ा जन समर्थन मिलता है, तो जनता की उम्मीदें भी आसमान पर पहुंच जाती हैं। लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, करप्शन खत्म, नौकरियां बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था तेज दौड़ने लगेगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा इंस्टेंट मैगी जैसा नहीं होता कि 2 मिनट में सब ठीक हो जाए। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रही है। बेरोजगारी काफी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी कमजोर है, और देश की बड़ी आबादी विदेशों में काम करके पैसे भेजती है। इसको रेमिटेंस इकोनॉमी कहा जाता है, यानी देश के बाहर काम करने वाले लोग पैसे भेजते हैं और उसी से अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चलता है। दूसरी बड़ी चुनौती होगी ब्यूरोक्रेसी। नेपाल का जो पुराना राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम है, वह दशकों से एक ही तरीके से काम कर रहा है। जब कोई नया नेता बड़े बड़े सुधार करने की कोशिश करता है, तो अक्सर सिस्टम के अंदर से ही रुकावटें आने लगती हैं। मतलब, अगर बालन शाह बड़े प्रशासनिक सुधार लाना चाहते हैं, तो उन्हें उसी पुराने सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा जिसे बदलना है। अब आते हैं एक और बहुत बड़े मुद्दे पर, विदेश नीति। नेपाल की जियोपॉलिटिकल स्थिति बहुत खास है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन। यानी नेपाल को हमेशा इन दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। भारत के साथ नेपाल का व्यापार, ऊर्जा सहयोग और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काफी महत्वपूर्ण हैं। वहीं चीन भी पिछले कुछ सालों में नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में नई सरकार को बहुत सावधानी से कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। भारत भी इस पूरे राजनीतिक बदलाव को काफी ध्यान से देख रहा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के शांतिपूर्ण चुनावों की सराहना की और नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई। लेकिन भारत के लिए कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे सीमा विवाद, व्यापारिक निर्भरता और हाइड्रो पावर सहयोग जैसे मुद्दे। इसलिए आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बालन शाह भारत और चीन के बीच किस तरह का संतुलन बनाते हैं। और एक और बड़ा सवाल भी है, नेपाल की राजनीति का इतिहास बताता है कि वहां सरकारें अक्सर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। 2008 में जब से नेपाल गणतंत्र बना है, तब से कोई भी प्रधानमंत्री पूरे 5 साल तक पद पर नहीं रह पाया। तो क्या बालन शाह इस ट्रेंड को बदल पाएंगे? क्या वह सिर्फ एक लोकप्रिय नेता साबित होंगे या सच में एक सफल प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर साफ है, नेपाल की राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री हो चुकी है, और जब राजनीति में नई पीढ़ी आती है, तो बदलाव की उम्मीद भी अपने आप बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि यह उम्मीद हकीकत बनती है या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में जो बदलाव अब भी देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ एक चुनाव का रिजल्ट नहीं है। ये एक पूरी नई राजनीतिक सोच की शुरुआत हो सकती है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि बालेन शाह सच में सिस्टम बदल पाते हैं या फिर नेपाल की राजनीति पहले जैसी ही बनी रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।